द न्यूज रेडर के इस टॉक शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही स्पेशल मुद्दे को लेकर आपके बीच आए हैं। एनआईटी का नाम तो आप सबने सुना है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट, और इसी इंस्टीट्यूट से निकले विमल नेगी। जी हाँ, इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद एसडीओ बनते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं, सुपरिटेंडेंटिंग इंजीनियर बनते हैं और चीफ इंजीनियर बनते हैं। चीफ इंजीनियर बनने के बाद अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो एनआईटी से निकलता है, एसडीओ बनता है, एक्सियन बनता है, सुपरिटेंडेंटिंग इंजीनियर बनता है और फिर चीफ इंजीनियर बनता है, उनका माइंड मेकअप कैसा होगा? क्या वो परिस्थितियों से भागने वाले शख्स होंगे? शायद नहीं। ऐसे क्या हालात थे कि विमल नेगी को इस दुनिया को रुखसत होना पड़ा? ये अपने आप में रहस्य है, और इस रहस्य को तोड़ने के लिए हिमाचल हाई कोर्ट में हिमाचल पुलिस की साख पर सवालिया निशान भी लगाया है। और आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है कि श्री विमल नेगी जी का केस हिमाचल प्रदेश पुलिस से निकल के सीबीआई के हाथों में सुपुर्द कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे मध्य वही हमारे खास एक्सपर्ट, सबसे पहले श्री सुनील चड्ढा जी, आपका स्वागत है। और साथ ही स्वागत है श्री गोपालपुरी जी का। इन दो शख्सियतों से हम चर्चा करेंगे जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति, हिमाचल प्रदेश की जो समसामयिक घटना है, इनके ऊपर बहुत पैनी नजर रखते हैं, गहराई से परखते हैं, देखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला दिया है, और इस मुद्दे की जो जांच है हिमाचल पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दी है, ये हमारे जो एक्सपर्ट हैं इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। पुरी जी, ये जो आदेश हिमाचल हाई कोर्ट ने दिया है, इस आदेश को आप किस नजर से देखते हैं, और इसके पीछे हिमाचल प्रदेश पुलिस की आपको क्या लगता है कि किस तरह की परफॉर्मेंस रही है? मैं ये कहूंगा सर कि इसमें जो आज हम जिस मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ये एक बड़ी अच्छी घटना भी नहीं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। मतलब आई विल ट्रीट इट एज वन ऑफ द ब्लैक डे ऑफ माई करियर कि हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ये हम अपने करियर में हिमाचल प्रदेश में जर्नलिज्म कर रहे हैं 20 साल से, और ये दिन देखने के लिए आ रहा है। इसमें सिर्फ यही नहीं है कि हिमाचल हाई कोर्ट ने जो है वो सीबीआई को केस दिया है। हिमाचल हाई कोर्ट ने पहले, आपको याद होगा, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जब पहले इसकी सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि चार्जशीट जो है वो आप फाइल नहीं करोगे, पुलिस को कहा। तो इट मीन्स कि वो जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो उनको डायरेक्टली मॉनिटर शायद करना चाह रहे थे जज साहब जो भी थे। और मैं इसलिए इस चीज़ के लिए, अपने देश की मिट्टी के लिए, अपने देश के संविधान को और अपने देश का जो सिस्टम है उसकी मैं तारीफ करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने सिस्टम बनाया डेमोक्रेसी कि एटलीस्ट कोर्ट ने ऐसी इंटरवेंशन की और परिवार को कहीं होप ऐसी आई सर। तो कोर्ट ने कहा कि आप चार्जशीट नहीं फाइल करोगे, उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिए। तो इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट कहीं ना कहीं फील कर रहा है कि उनको ये इन्वेस्टिगेशंस को देखना चाहिए। बार बार स्टेटस रिपोर्ट्स मंगाएगा, सब कुछ करेगा, जब खुद को तसल्ली की फिर कहेगा आप जो है चालान पेश करो, चार्जशीट फाइल करो। तो ये सर अपने आप में एक बड़ा मतलब एक झटका है, एक विश्वासघात भी कह सकते हो पब्लिक के साथ कि लोग किसके पास जाएंगे। अब अमीर आदमी तो वकील कर देता है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा सर? अब पुलिस पे विश्वास ही नहीं होगा तो फिर मैं उन्हीं बातों में घूम के आता हूँ कि सर जब मेरे को विश्वास ही नहीं कि मेरा कोई रक्षक ही नहीं है तो मैं अपनी रक्षा करने के लिए खुद करूंगा, मेरा सोच का दायरा सीमित हो जाएगा, शांति हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी सोसाइटी में। ये विश्वासघात है सर। और उसके बाद जो हाईकोर्ट ने सीबीआई को जो केस हैंड ओवर किया है वो भी अपने आप में सर एक डिमोरलाइजेशन का है। इसमें सिर्फ पब्लिक ही डिमोरलाइज नहीं हुई है इस केस में सर, जो हमारा पूरी पुलिस फोर्स है, पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जवान हैं जो दौड़ते हैं और कुछ करना चाहते हैं, खाकी पहनते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, उनका मॉरल शैटर्ड हो गया सर। इसमें मतलब सिर्फ एक नुकसान नहीं हुआ, पब्लिक का विश्वास भी टूटा है, और जो लोग सेवा करना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट में आके, उनका भी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो गया सर। इसके डिमोरलाइज हुए हैं। और चड्ढा जी, हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है इस सारे इंसिडेंट में और ये जो प्रोसेस रही है तो उसी साख के ऊपर बट्टा भी लगा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस इस केस की डे 1 से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ये कहता है कि नहीं, इस केस की इंक्वायरी आप नहीं करोगे, हम इस केस की इंक्वायरी आपसे छीनते हैं और सीबीआई को देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो पुलिस है वो पूरे देश में उसका अपनी तरह के रुतबा और अपना नाम है, जैसा आपने कहा पुरी जी। लेकिन ये जो प्रोसेस अभी हुई है और ये जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, और जैसे पुरी जी ने बोला है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो मनोबल किस तरह से हमारी हिमाचल प्रदेश पुलिस का रहेगा? और उसके बीच में दूसरा पहलू भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसी बीच में ऐसा भी देखने में आया है, और जिस तरह से हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, थोड़ी सी सख्त टिप्पणियां की हैं, वो टिप्पणियां हुई हैं डीजीपी वर्सेस
जो एसपी के बीच का जो वार्तालाप रहा है और जो कम्युनिकेशन रहा है उसको लेके भी काफी बातचीत हुई है। आपका टिप्पणी चाहेंगे इस मुद्दे पहले तो आपने कहा कि जो डिमोलाइज हुई है हाँ। पुलिस का कैडर, ये पहली बार नहीं है। हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है वो काफी टाइम से सुर्खियों में ही है, और ये प्रकरण जितने भी हो रहे हैं पुलिस के वो हायर लेवल से आ रहे हैं। जिससे पहले जो पूर्व डीजीपी थे संजय कुंडू, वो काफी सुर्खियों में रहे। फिर कोई जब समोसा कांड हुआ तो उसमें अपनी ही पुलिस के खिलाफ सब चीजें चली। उससे पहले गुड़िया कांड हुआ तो उसमें अपने ही आईपीएस ऑफिसर, अभी आई थिंक वो उनको सजा भी हुई। तो सारी चीजें काफी टाइम से हो रही हैं बेसिकली ये। और दूसरी बात आपने जो कही, ये जो कन्फ्लिक्ट जो हुआ, जो कोर्ट ने एक बड़ी कड़ी टिप्पणी की, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ बेसिकली। उसमें एसपी शिमला को कह रहे हैं कि जो जज हैं वो उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा कम्युनिकेशन ही नहीं है, आप अपने ही डीजीपी के खिलाफ अपने कोर्ट में बोल रहे हो और डीजीपी कुछ और बोल रहे हैं। वो शिमला पुलिस की जो जांच है उसको सवालों के दायरे में ला रहे हैं। जो एसीएस हैं ओंकार शर्मा जी, जिनको एक जिम्मा दिया गया था, जो डिपार्टमेंट एक इंक्वायरी होनी थी इस पूरे केस की, उनकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिक तो नहीं हुई, लेकिन वो कुछ और कह रही है। तो इस तरह से जो कोर्ट के सामने एक सरकार का एक पक्ष जाना चाहिए, लेकिन और सरकार के पक्ष जा रही है 3। एसीएस की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, एसपी की रिपोर्ट कुछ कह रही है, और जो डीजीपी है उनकी रिपोर्ट कुछ और कह रही है, और बाहर जो एजी हैं, एजी कुछ और कह रहे हैं। एजी कह रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई जो एसीएस की रिपोर्ट है इसको पब्लिक ना किया जाए। भाई क्यों पब्लिक नहीं किया जाए? रिपोर्ट तो होती पब्लिक करने के लिए ना। करेक्ट। रिपोर्ट बनने से पहले पब्लिक नहीं होनी चाहिए कि जांच प्रभावित हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। हम भी जर्नलिज्म करते हैं तो जब कोई मर्डर हो जाता है तो उससे पहले हम कई बार पूछने की कोशिश करते हैं क्या चक्कर है क्या नहीं है, जो पुलिस अधिकारी होते हैं तो वो कहते हैं यार जांच प्रभावित होगी। ठीक है उनकी बात, लेकिन जब सब कुछ हो गया भाई अब पब्लिक करने में, कि पब्लिक को जानने का हक है, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक को जानने का हक है। और चड्ढा जी, जैसे अपने एक मुद्दे को आपने इंडिकेट किया है, पुलिस सबसे जानते हैं। पुलिस सब आपने तो डिटेल में रिपोर्ट पढ़ी जो डीजीपी साहब की रिपोर्ट आई है, तो डीजीपी रिपोर्ट किन किन इश्यूज को फ्लैग करती है कि, और वो एक तरह से जो एसपी की रिपोर्ट है उससे एकदम से अलग हटके इश्यूज हैं, वो दोनों के मैं कहूंगा कि कंट्रोवर्शियल है एक तरह से। हाँ सर, थोड़ी कंट्रोवर्शियल नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। और शायद वो रिपोर्ट पढ़ के या उस रिपोर्ट के बारे में जान के शायद एसपी शिमला ने ऐसा कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की होगी। लेकिन कोर्ट जो था वो, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसपी शिमला गलत थे या डीजीपी गलत थे, लेकिन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी, सारा सिस्टम ही गलत है मैं तो कहूँगा इस केस में। तो और उसमें की पॉइंट्स क्या हैं? की पॉइंट्स हाईलाइट किया है सर, की पॉइंट्स उसमें यही हैं कि उसमें डीजीपी साहब ने मेंशन किया कि मैं बुला रहा था इतने दिनों से और ये मतलब कि मेरे पास आए नहीं। फिर जो फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट्स डीजीपी साहब एक्सेस करना चाहते थे, वहाँ पे लिखित में ऑर्डर जाते हैं कि आप ये रिपोर्ट जो है बिना परमिशन की जो है वो आप शेयर नहीं करो। कुछ मीटिंग्स थी, उन्होंने मेंशन किया था कि आप उसमें मीटिंग्स मैंने कॉल की, लेकिन पोस्ट लंच जो है जिन लोगों के साथ मैंने मीटिंग्स करनी थी, जो इन्वेस्टिगेटिंग कॉप्स थे, वो बीच में किसी ना किसी बहाने से स्किप हो गए। तो अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि डीजीपी साहब सही हैं या एसपी शिमला गलत हैं, बट आप सर सिस्टम, मैं तो पब्लिक की बात करूँगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सिस्टम सारा इसीलिए वोट मांगे जाते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पदों पे आते हैं, इसलिए हमारे टैक्स के पैसे से, पब्लिक के टैक्स के पैसे से इनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लाखों रुपए सैलरीज हैं, लाखों रुपए की फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए मिलती हैं कि वो एक लाइन बोली जाती है, द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, कि मतलब कि गरीब से भी गरीब आदमी तक सिस्टम में न्याय मिल पाए सर। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स आई, उससे मतलब जो वाक्य सामने आया है वो सच में ही बड़ा दयनीय है, बड़ा शॉकिंग है। और उसमें जो डीजीपी साहब की रिपोर्ट है उसमें अब मैं क्या कहूँ सर, मैं पब्लिकली मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सिस्टम का बड़ा उसमें सामने दिख के आ रहा है कि वो दो फाड़ हो गया सिस्टम। लेकिन उसमें कहते हैं कि कुछ पॉलिटिकल और कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी थे, जिसकी वजह से कहते हैं रिपोर्ट में ऐसा लिखा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के पुलिस का जो सिस्टम है वो कहीं बिखर गया है, और जो हम पुलिस फोर्स के डिसिप्लिन की बात करते थे वो डिसिप्लिन खुल के सड़कों पर आ गया है। चड्ढा साहब, आप तो पुलिस की जो वर्किंग है उसको बहुत गहराई से जानते हैं, परखते हैं और देखते हैं, और कई सालों से आप देखते आए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो कमांडर हैं डॉक्टर अतुल वर्मा जी, 91 बैच के आईपीएस ऑफिसर, और हिमाचल प्रदेश जिला शिमला के जो एसपी हैं 12 बैच के आईपीएस ऑफिसर,
और डीजीपी साहब बोल रहे हैं कि एसपी साहब मेरी बात नहीं मानते, मुझे रिपोर्ट नहीं करते। 20 साल का डिफरेंस 20 साल का डिफरेंस है। इसमें सर एक चीज मैं इसमें इंगित करना चाहूंगा, जैसे कि गोपाल जी ने बोला कि गलत कौन है, वी डोंट नो। एसपी साहब गलत है शिमला के, या डीजीपी साहब हैं, या कोई हो रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन एक बात जरूर है कि इससे पहले भी जब डीजीपी का केस हुआ तो उसमें भी उन्होंने उनका और कन्फ्लिक्ट चला एसपी शिमला का। अब फिर से नए डीजीपी साहब का भी एसपी शिमला के साथ कन्फ्लिक्ट चला, जैसा कि कहा जा रहा है। उन्होंने भी कहा था, एसपी साहब ने नहीं बोला मेरा कभी भी कन्फ्लिक्ट है किसी के साथ, लेकिन जो उनके उच्च अधिकारी हैं वो पब्लिकली बार बार बोल रहे हैं, तो ये अब समझ से परे है बेसिकली। लेकिन इस केस में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो बड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा इस पूरे केस में, क्योंकि मोस्टली चीजें तो पब्लिकली हो चुकी हैं अब, इस पूरे केस में जो एएसआई पंकज है, इसको लेकर मैं जरूर एक बात करना चाहूंगा कि उस बंदे पे ठीक ठाक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 10 मार्च को विमल नेगी लापता हुए और उसके बाद एक गुमशुदगी की रिपोर्ट बनी शिमला में ही, और 14 मार्च के आसपास थोड़ा हल्ला हुल्ला मचा तो उन्होंने एसआईटी का गठन, आई थिंक 15 मार्च को गठन किया डीजीपी ने एसआईटी का। करेक्ट। और वो किया कि विमल नेगी को ढूंढने के लिए। और उसके बाद उनकी लाश शाम को देखी गई 17 मार्च को गोविंद सागर झील में तैरती हुई। रात हो गई थी, थोड़ा एकदम से ढूंढना मुश्किल होता है, तो 18 मार्च की सुबह को वो लाश ढूंढी गई। और जब लाश ढूंढी गई तो उस टाइम उनकी जेब से पेन ड्राइव मिली, जो कि जिस पे सारा किस्सा चला बेसिकली। उसके बाद कहा गया कि मोबाइल मिला और एक पर्स मिला। तो ये एक मछुआरा था जिसने उसको उसका वीडियो बना लिया, और उसके बाद सारा एलिगेशन चले इसके कि भाई पेन ड्राइव मिली है, कुछ फॉर्मेट हो गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मछुआरे ने वीडियो नहीं बनाया होता तो मुझे तो लगता है ये केस ही उभर के नहीं आता, शायद कुछ और ही इसकी बात हो जाती। तो वापस जिस पे आ रहा था, पंकज पे, जितना मुझे सोर्सेस के अनुसार पता लगा है पंकज के बारे में, मे बी आई रॉन्ग, बट मेरे को जो मिली ऑथेंटिक सूचना मिली है, पंकज एएसआई जो है ये 14 मार्च को, जिस दिन एसआईटी का गठन हुआ 15 मार्च को, एक दिन पहले 14 मार्च को, ये जब भी कोई पुलिस ऑफिसर थाने से बाहर निकलता है ना, एक सिस्टम है हमारे अंग्रेजों के टाइम का ये मेरे ख्याल से, कि जब भी आप कोई हवलदार या कोई भी जाए तो वो अपने ना उसमें फाइल में लिखना पड़ता है उसको कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। जब भी आदमी स्टेशन उसको छोड़ता है, पुलिस स्टेशन को, बिल्कुल, तो उन्होंने लिखा है उस डायरी में जो रोजना उसमें होता है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई मैं चंडीगढ़ की ओर जा रहा हूँ। और विमल पर्पस बड़ा क्लियर नहीं है। नहीं, चंडीगढ़ की ओर जा रहा हूँ विमल जेगी जी को ढूंढने। ओके, क्योंकि वो ठीक है कि बिलासपुर से बहती हुई साइड जाती है। और वो सबसे पहले पहुंच जाते हैं अचानक से, एसआईटी के बंदों से पहले वही पहुंच जाते हैं जहाँ पे बॉडी थी। अब ये भी सस्पिशियस है थोड़ा सा। और जो जब आप बाहर जाते हो स्टेशन से तो आपको वापस ना बताना पड़ता है आप कब आए। 14 मार्च को उन्होंने स्टेशन छोड़ा अपना और ये कहा कि मैं विमल नेगी जी को ढूंढने जा रहा हूँ, और 20 मार्च को उन्होंने वापस रबर डाली कि मैं आ गया हूँ वापस। अब उनको मिली है पेन ड्राइव मिली और जो भी बाकी सामान मिला, तो उसकी बकायदा एंट्री मैं ये कह रहा हूँ कि 18 मार्च को उनको सामान मिला। ये कायदे से तो होता है कि एकदम से आपको सबूत हैंडओवर करने पड़ते हैं। करेक्ट। और 20 मार्च तो 2 दिन वो रहे कहाँ पे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 18 मार्च को उनको पेन ड्राइव मिली, बाकी सामान मिला, फिर 18 मार्च को वो कहाँ रहे रात को, 19 मार्च को कहाँ रहे रात को। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ये थोड़ा पता लगना चाहिए कि भाई वो रहे कहाँ पे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर एएसआई ठीक है वो ढूंढने निकल गया बंदा, उसको आदेश किसने दिए कि भाई तू जा विमल नेगी को ढूंढने के लिए। करेक्ट। उसको किसने आदेश दिए, जबकि एसआईटी में उनका कहीं नाम ही नहीं है। जो डीजीपी ने एसआईटी बनाई है उसमें तो कहीं पंकज का नाम ही नहीं है जो एएसआई है। तो किन के ऑर्डर से गए हैं वो? तो सबसे बड़ा सवाल कि पंकज जो एएसआई है जिसको सस्पेंड किया गया है अभी थोड़े दिन एक आधा दिन पहले ही, लेकिन उनको सस्पेंशन में इतना डिले कैसे हो गया अगर उनकी जो कारगुजारी थी वो संदेह के घेरे में थी? देखो ऐसा है कि अभी तक जो विमल नेगी के परिजनों ने एलिगेशन ये लगाए कि भाई हम पुलिस जांच से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है ना। वो तो बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं कि इसमें छेड़छाड़ हुई, ये सब चीजें हुई, गलत मैनिपुलेशन हुई। फिर कोर्ट ने भी जो टिप्पणी की है, जो वो इतना वीडियो वायरल हुआ है उसमें
बोल रहे हैं कि भाई इसमें सारी मैनिपुलेशन हुई है। बेसिकली कोर्ट को ये लगा है कि उन्होंने एलिगेशन लगाए थे, रिट में जो लगाए थे, जो वकील था उनका, तो उन्होंने बोला कि भाई इसमें तो सारी छेड़छाड़ हुई है, इसलिए तो सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। तो कोर्ट ने तो मान लिया, कोर्ट ने तो वर्डिक्ट दे दिया एक तरह से। सीबीआई जांच को सौंपने का मतलब ये, सीबीआई तक को केस ट्रांसफर करने का मतलब यही है कि पुलिस जांच जो थी गलत हो रही थी, करेक्ट, गलत डायरेक्शन में हो रही थी। उसमें प्रूव किया जा रहा था एक तरह से कि ये एक प्रॉपर सुसाइड केस है ना। और जो कोर्ट में भी बोला गया कि भाई ये तो कोई दवाइयां खाता था पहले, मेंटल कोई मेंटल परेशानी की कोई दवाइयां खाता था 2019 के आसपास। तो अब ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा कोर्ट में जो चीज हुई है, वो हुई क्योंकि है। मैं इतना ज्यादा टिप्पणी तो नहीं कर सकता कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, हाँ। हम सारी चीजें तो नहीं बोल सकते। करेक्ट। लेकिन जो हमें पता लगा है या जो हमने सुना है उस दिन जो लाइव चला है कोर्ट के अंदर की कार्रवाई जो है जी, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो निकल के आया और आपने भी जिसके ऊपर फोकस किया है, पुरी जी आपसे उस पर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने डीजीपी साहब की रिपोर्ट कंप्लीट पढ़ी, डिटेल में पढ़ी है, उसमें भी पेन ड्राइव का जिक्र आया है। डीजीपी साहब की रिपोर्ट पेन ड्राइव को लेकर क्या कहती है? सर उसमें डीजीपी साहब की रिपोर्ट पेन ड्राइव को लेके कहती है कि उसको जो है वो फॉर्मेट किया गया, और फॉर्मेट क्यों किया गया वो उन्होंने कंक्लूजन में मेंशन किया हुआ है उसमें कि क्यों मैं वो किया गया, इसका मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है। डीजीपी साहब ने भी ये क्वेश्चन मार्क करके वो लाइन लिखी हुई है कि व्हाई इट वाज फॉर्मेटेड। और जिसकी पंकज की बढ़ता चर्चा हो रही है, एसआई पंकज की, दिस इंसिडेंट इज ऑल फॉर्मेटिंग की गई और उसमें भी जो बहुत सारा डाटा रिट्रीव नहीं हो पाया और उसमें ये क्वेश्चन उठाया गया कि इतनी सारी फाइल जो है वो एक बंदे ने कैसे देख ली और उसके बाद डिसीजन कैसे लिया गया फॉर्मेट करने का, वो सारा लिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उस डीजीपी की रिपोर्ट में, इसका आप जानना चाह रहे हैं कि क्या लिखा है उसमें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि एएसआई पंकज वाज एन ऑफिसर हु वाज लिस्टेड अंडर OUSP, दैट इज ऑफिसर अनडिजायरेबल फॉर सेंसिटिव पोस्टिंग, उसमें उनका नाम था। तो उसमें वो रिपोर्ट में उन्होंने डीजीपी साहब ने मेंशन किए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अनफॉर्चुनेट कि हम ये सब आज हमें डिस्कस करना पड़ रहा है ताकि सिस्टम कहीं ना कहीं सुधरे, ये बातें पहुंचे और आने वाले जो लोग हैं कम से कम वो इन चीज़ों को ना करें। हमारा मकसद भी वही है इस टॉक शो का, किसी को गलत या सही ठहराना हमारा मकसद नहीं है, और उस परिवार को न्याय मिले जो किरण नेगी है। आज भी अब सीबीआई को एक केस गया है, तो किरण नेगी का एक न्यूज़ चैनल ने किसने इंटरव्यू किया था, तो मैं देख रहा था कि वो टोटली डिससेटिस्फेक्शन जो है वो अपनी शो कर रही थी। और आज तो गवर्नमेंट कह रही है कि वी वेलकम द स्टेप ऑफ हाई कोर्ट। तो उसमें भी आप नीचे कमेंट्स देखो तो वो बेसिकली वो देखना चाहिए गवर्नमेंट को, और आगे इसको सुधार करने की बात जो है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में दिया जगना चाहिए। सर अब ये दिए जगेगा कैसे? हिमाचल प्रदेश पुलिस की चड्डा जी जो पुलिस है वो सबसे डिसिप्लिन फोर्स मानी जाती है हिमाचल प्रदेश में। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हम सबकी आम जन की उम्मीदें पुलिस के ऊपर होती हैं। सर जब एक चीज कहूंगा कि आप देखो कि हिमाचल प्रदेश का, चलो कुंडू साहब का एक कंट्रीब्यूशन रहा उनके टाइम पे कि द हार्मनी ऑफ पाइन्स आपको याद होगा। पूरे देश में एक मतलब पैट्रियोटिक फीलिंग को फीड करने वाली हमारी पुलिस फोर्स जो है वो कैसे मतलब नेशनल स्टेज पे गई और इंटरनेशनल लेवल तक उनका है। आज भी उनके पास टाइम नहीं है सर, इतना गर्व महसूस करता है देश हिमाचल प्रदेश की पुलिस पे। तो कहीं ना कहीं वो दिया जो है वो सर मेरी वो है कि आस है कि कहीं ना कहीं कोई तो जगाएगा। तो आप उस दिए को कैसे देख रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश पुलिस फोर्स का जो इतना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा, मैं कहूंगा खराब नहीं रहा है, और इतने अच्छे ऑफिसर हिमाचल प्रदेश पुलिस का पार्ट हैं, पर आज इस स्थिति में हिमाचल प्रदेश पुलिस कैसे आ गई कि डीजीपी और एसपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गई है? दोनों का जो ओपिनियन है मैच नहीं कर रहा है। मैच करना तो एक बात है, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये डिसिप्लिन फोर्स कैसे बन के रहेगी? और जब तक हम प्रदेश का जो हाई कमांडर है पुलिस का, सबसे टॉप कमांडर है, उसका ट्रस्ट अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर नहीं है और सबऑर्डिनेट्स उनको रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे चलेगा? ये दिए कैसे जला रहेगा? क्योंकि जो हवा के झोंके हैं वो बहुत बुरी तरह से उस दिए को बुझाने में लगे हुए हैं। फिर दिए की जो लॉ है हम कैसे बरकरार रख पाएंगे? चड्डा जी आपका ओपिनियन जानेंगे। ऐसा है सर कि जो कुछ ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिशियन की सेवा करते करते खुद भी ना पॉलिटिशियन समझने लगे पड़े हैं खुद को, और का चस्का पड़ता है ना तो फिर ईगो भी आती है और फिर क्लैशेस भी होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स में, चाहे वो IPS ऑफिसर है चाहे IAS ऑफिसर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ IPS ऑफिसर में दिक्कत है, ये IAS ऑफिसर में भी दिक्कत है। ये तो ठीक है कि इतना ज़्यादा ये केस हो गया और इसमें जांच का जिम्मा ही सिर्फ पुलिस को था, पुलिस का ही काम था FIR करना, इसलिए हम सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, उनको रिपोर्ट सौंपनी पड़ी और कोर्ट ने टिप्पणी की बेसिकली। लेकिन ये जो डिसएग्रीमेंट्स हैं ये मुझे लगता है कि एक पावर का चस्का पड़ गया है ब्यूरोक्रेट्स को, जो कि पहले नहीं था। उनको पहले सेवा का चस्का था, सेवा का चस्का जो है पावर के चस्के में तब्दील हो गया है। तो मैं ये मानता हूँ कि दिस इज अ रीजन।
और इसके साथ पीछे जो हमने पहले बात की, जो पंकज की हमने बात की, पंकज जो मैं सुन रहा था आज की उनके भाई ने एक एलिगेशन लगाया है, पंकज के भाई ने, कि जब ये डेड बॉडी मिली थी तो वहां से 3 चीजें मिली थी उनके भाई के अनुसार, विमल नेगी के भाई के अनुसार। एक मिला था पर्स, और दूसरा मिला था एक मोबाइल फोन, और तीसरा मिला था पेन ड्राइव। मोबाइल फोन, उसका कहना है कि मोबाइल फोन कहाँ पे, मोबाइल फोन अभी तक भी नहीं मिला है, मोबाइल फोन का कोई जिक्र ही नहीं है। तो उस मोबाइल फोन पे था, वो कहाँ पे है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट। तो सवाल बहुत सारे हैं जिस केस में अभी भी हम सबके सामने खड़े हैं, मुंह बाई खड़े हैं, उनका जवाब मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये भविष्य के घर में है। लेकिन उम्मीद वही है, क्या सीबीआई इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ पाएगी, या इस केस का हश्र भी वही होगा जो हमने गुड़िया केस में या होशियार केस में देखा है? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो सीबीआई है उसका एज पर रिकॉर्ड रहा है कि अभी 2025 के मैं केसेस की बात करूं तो कर्नाटका का एक बहुत बड़ा माइनिंग केस था जिसमें एक मंत्री को अभी 7 साल के आसपास की जो है वो जेल होगी, मिस्टर रेड्डी को। वो कन्विक्शन रेट जो है सीबीआई का वो इट इज 70% अबव कि वो ले आती है कन्विक्शन पे चीज़ों को। और एक उन्होंने अहमदाबाद का बैंक का किया है 6.5 करोड़ का केस, उसमें भी कन्विक्शन होगी। हरियाणा में एक्साइज ऑफिशियल्स को जेल हुई है, उसमें भी हुआ है। कन्विक्शन रेट अच्छी है। लेकिन मैं अपनी बात को, जो मैंने एक प्रॉब्लम उठाई है उसका सोल्यूशन मैं कहना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हो कि दिया कैसे जाएगा, सोल्यूशन इसकी कैसे वो पारदर्शिता आएगी, कैसे वो अकाउंटेबिलिटी आएगी। तो उसमें मैं आई जस्ट वांट टू कोट अ फेमस सेइंग, श्लोक ऑफ भगवद गीता की, उसमें कहा गया है कि यद् यद् आचरते श्रेष्ठो तत्तदेवे तरो जना, कि भगवान कहते हैं कि इसमें ना जो श्रेष्ठ पदवी पे पहुंच गए हैं लोग, उनकी कुछ जिम्मेवारियां भी रहती हैं समाज के लिए। तो उनको बेसिकली डिसिप्लिन से करना होता है, बिकॉज लोग उनको फॉलो करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे सीनियर ऑफिशियल्स हैं, बिकॉज वो हमारे सोसाइटी के टॉर्च बियरर्स होते हैं। तो अगर वो नहीं करेंगे उस चीज़ को तो टेम्पररी तो लगता है कि हाँ अभी पावर है हम कर लेंगे एंजॉय, बट अल्टीमेटली दे विल लैंड देयर सेल्फ इन ट्रबल, देयर फैमिलीज एंड मिसगाइड सोसाइटी ऑल्सो। तो जो ऊंचे पदों में पहुंचे लोग हैं उनको जिम्मेवारी के साथ, और जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो जिस व्यवस्था की आपने बात की है वो व्यवस्था चरमरा जाएगी। और जब व्यवस्था चरमरा जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की आपने बात की है वो रहती नहीं है। और व्यवस्था तभी रहती है जब जो ओहदे व्यवस्था में बनाए गए हैं उनका मान सम्मान दिया जाए, उनको रुतबा मिले, उनको पावर मिले। अगर उनकी पावर को छीन लिया जाएगा, क्षीण कर दिया जाएगा, व्यवस्था चरमरा जाएगी। और अभी ऐसे हालात हमारे सामने नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो कमांडर है डीजीपी अतुल वर्मा, बहुत ही रिफाइंड पुलिस ऑफिसर है। आप सोचिए 91 से खाकी में पूरे देश की और हिमाचल प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आज इस स्थिति में खड़े हो गए हैं कि मेरे एसपी मेरी बात नहीं सुनते हैं। और जब हम एसपी साहब की बात करते हैं वो भी बहुत, मैं कहूंगा कि बहुत इंप्रेसिव ऑफिसर माने जाते हैं। और लॉ बैकग्राउंड है और अपने जो ठान लेते हैं उसको बहुत ही तरीके से और स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम करने के लिए जाने जाते हैं। अब सोचिए अगर ये तालमेल नहीं बनेगा और जो व्यवस्था है उसमें छेद पड़ने शुरू हो जाएंगे तो मेरा हिमाचल प्रदेश और मेरा देश जिसकी आप अक्सर बात करते हैं वो कैसा विश्वगुरु बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो केस सीबीआई को चला गया है। मतलब लास्ट आपका कमेंट चाहेंगे, संभावना क्या लग रही है? संभावना यही सर कि सीबीआई की कन्विक्शन रेट अच्छी है और उनके पास एक्चुअली जुडिशनल जो उनके लिमिट्स हैं वो कई, मतलब उनको इतनी दिक्कतें नहीं होती जो पुलिस को रहता है कि एक जिले से दूसरे जिले में भी जाना है तो कुछ करना है। सीबीआई उनका मतलब दे विल कलेक्ट एविडेंसेस, उनके पास साइबर पावर भी है, हर तरह की मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के जो एविडेंसेस हैं वो कितनी उनको मिल पाती हैं। तो सर वो रिट्रीव कर लेते हैं, एसबीआई के पास वो सारा है, वो दोबारा होमवर्क करते हैं, वो दोबारा। आपका कमेंट चढ़ा साहब, संभावना क्या लगती है इस केस में? ये देखो अंतर यही रहेगा कि जो एलिगेशंस लगा रहे थे किरण नेगी जी की पॉलिटिकल या जो भी है, बट कोई एक्चुअली सीबीआई पे कोई प्रेशर तो नहीं होगा, कम से कम स्टेट का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का। करेक्ट। तो एक निष्पक्ष जांच होने की संभावना है। करेक्ट। लेकिन हो सकता है कि कल को सीबीआई जो है वो केंद्र की सरकार की है, कुछ अलग तरह के यहाँ पे, क्योंकि अब ये 2-2.5 साल बाद इलेक्शन, तो भगवान करे इस केस में राजनीति ना आए, फिर हो सकता है कंक्लूजन निकल जाए। ये नहीं पता कि अब 2-2.5 साल में इलेक्शन होंगे। ये जांच सीबीआई अभी तो आई थिंक 5-6 महीने लग जाएंगे। पहले तो अब अप्लाई होगा, काफी प्रोसेस रहेगा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर, और उसका जांच लंबी चली, कोई ऐसा ना हो कि इलेक्शन बगल में आ जाए और कई चीज़ें ऐसी हो जाएं, क्योंकि किसी जांच एजेंसी पे हम सवाल तो नहीं उठा सकते, लेकिन ये बातें तो होती रहती हैं जांच एजेंसियों पे। करेक्ट। लेकिन सारी प्रोसेस में और सारी फेहरिस्त में जो सबसे ज्यादा ट्रॉमा किसी ने साइन किया है वो किया है श्री विमल नेगी जी की फैमिली ने। मैडम किरण जो उनकी वाइफ हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार के जो बाकी लोग हैं, उनको राहत तभी मिल पाएगी जब विमल नेगी को न्याय मिल पाएगा।
न्याय मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। और केवल न्याय की बात नहीं है, जो हिमाचल प्रदेश के लाखों लोग हैं उनकी नजरें भी इस केस से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि विमल नेगी का ऐसे चले जाना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में चले जाना, इस केस का जो पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है और विमल नेगी और उनके परिवार को न्याय मिलना बहुत जरूरी है। इंतजार करते हैं सीबीआई का, और सीबीआई इस केस को किस डायरेक्शन में लेके जाती है, क्या खुलासा करती है, तब तक इंतजार रहेगा। जय हिंद।